जी, आज का टॉपिक बेटा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या चीज़। तो जब बेटा हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कंपोनेंट है एमएस ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इट्स अ कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस, एक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस के लेवल से। ठीक होगी बात जी। और उस ऑफिस का एक कंपोनेंट है जिसका नाम है एमएस वर्ड या जिसे हम कह देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेट्स सी जी, सबसे पहले हम आज हम जो बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनमें हम बात करेंगे एमएस ऑफिस क्या चीज़ है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, इसका इंटरफेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, और बेसिक फॉर्मेटिंग हम इसकी देखेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की मैं बात करूंगा कि हमने अल्फाज की फॉर्मेटिंग करनी हो तो किस तरह की जा सकती है। तो यकीनन अगर आज का लेक्चर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, प्रॉपर्ली इसके ऊपर काम करते हैं, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज के लास्ट ऑफ एंड तक आप जब जब घर की तरफ जाएंगे तो आप लोग इस काबिल ज़रूर होंगे कि आपको एक सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना आता होगा। ठीक है, आपको ये पता होगा कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होगा, उसको हमें सेव कैसे करना है, और हमने वो इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग करनी है तो वो किस अंदाज में करनी है। सही है, तो लिहाजा इसका जो प्रैक्टिकल काम है आप लोगों ने वो प्रॉपरली करना जरूर है। लेकिन सबसे पहले बात हमारी हो जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिस के हवाले से इस्तेमाल होता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट हेल्प्स सिंपली बेसिक ऑफिस टास्क एंड इम्प्रूव वर्क प्रोडक्टिविटी। मतलब बेसिकली ये जो एमएस ऑफिस है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कहा जाता है, ये डिजाइन किया गया है ऑफिस काम के हवाले से। मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं या जिसके अंदर इसके अंदर जैसे भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसे ये एक्सेल है, नोट वन है, आउटलुक है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, तो ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जो ऑफिस रिक्वायरमेंट्स को जहन में रख के या ऑफिस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए उनको डिजाइन किया गया है। मतलब कि हर जो कंपोनेंट है उसका अपना अपना एक खास मकसद है और वो उसी मकसद के हवाले से उसको डिजाइन किया गया है। मतलब जैसे वर्ड है तो ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाया गया है, एक्सेल का प्रोग्राम है तो ये अकाउंटिंग के हवाले से बनाया गया हुआ है, अगर आपने प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है तो उसके लिए पावर पॉइंट का टूल दिया इन्होंने। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने इसके अंदर कंपोनेंट या कंपोनेंट कह दें या टूल्स कह दें जिनको मुतारिफ करवाया इन्होंने, जो कि एक ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। मतलब ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है उसके मुताबिक है सारा। each application each application is designed to address specific task। मतलब हर एप्लीकेशन या टूल या कंपोनेंट जो है वो डिजाइन किया गया है स्पेसिफिक टास्क, एक मखसूस काम के लिए। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर मैंने कैलकुलेशन के हवाले से काम करना है या अकाउंटिंग का काम करना है तो मैं फिर एक्सेल का इस्तेमाल करूंगा, मैं फिर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मुझे प्रेजेंटेशंस बनानी है, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, तो फिर मैं इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं पावर पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा। तो हर एप्लीकेशन या हर टूल या हर कंपोनेंट का मकसद जो है उसका एक खास मकसद है और वो उसी मकसद के लिए बनाया गया और फिर उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट मतलब उसके लिए असेस का जो टूल है वो डिफाइन हुआ है, मेकिंग प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग ईमेल्स, जैसे यहाँ पे आपको टूल आउटलुक नजर आ रहा है तो ईमेल्स के हवाले से इसको बनाया गया है कि इसके थ्रू हम ईमेल सेंड और रिसीव जो है उसको करेंगे। अब इसके अंदर आपको जो कंपोनेंट बेटा नजर आ रहे हैं इसमें देखें तो इसमें हमें नजर आता है एमएस ऑफिस की। जब बात करते हैं तो हम ये बेटा एमएस ऑफिस के बारे में एक लफ्ज और भी कहा जाता है कि इट्स अ पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर, पैकेज का सबसे मुराद ये है कि ये मल्टीपल एप्लीकेशंस का मजमुआ है ये, जिसके अंदर वर्ड भी है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, आउटलुक है, पब्लिशर है, असेस है, स्काइप फॉर बिजनेस, स्काइप का भी है इसके अंदर दिया गया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ जो है वो भी दिया गया हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे वो जिसका जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर वन ड्राइव का जिक्र भी है इसके अंदर। ठीक होगी, वन ड्राइव भी है और इसके अलावा कुछ और भी कंपोनेंट है जो कि ऑफिस रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए डिजाइन किया गया है। मतलब हर एप्लीकेशन, हर कंपोनेंट या हर टूल का अपना अपना एक खास मकसद है, स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको डिजाइन किया गया हुआ है। अब बेटा इसके डिफरेंट वर्जन्स जो मुतारफ हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने, जो मुख्तलिफ वर्जन, जैसे हर चीज का वर्जन आता है गाहे बगाहे उसमें तब्दीलियां करके उसको अपग्रेड किया जाता है। तो एमएस ऑफिस का
जो लेटेस्ट पुराना वर्जन जो है वो तकरीबन ऑफिस 1 के नाम से आता है, फिर अपग्रेड होकर 2 हुआ, 4, 95, 97, 2000 XP, 2003, देन 2007 के नाम से आया, 2010, 13, 16, 17, 19, इस वक्त करंटली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन चल रहा है वो कौन सा है, 19 के नाम से। ठीक होगी बात जी। मगर हमारा जो सिलेबस है बेटा वो हम बात करेंगे ऑफिस 2016 के ऊपर बात करेंगे। बाकी बहरहाल इसमें 16 और 19 में कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ऑफिस 16 के अंदर भी काम करने के तो महारत पैदा कर लेते हैं तो आपके लिए 19 के ऊपर भी काम करना मुश्किल नहीं है, काम करना उसके ऊपर आसानी होगा। सही है जी। लेट्स सी, हम बात स्टार्ट करते हैं, आज वर्ड को लेकर बात करते हैं, मगर उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाए। वर्ड प्रोसेसर, जैसे मैंने बार बार लफ्ज बोल रहा हूँ कि हमारा MS वर्ड का प्रोग्राम जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग के हवाले से है। तो वर्ड प्रोसेसिंग से मुराद क्या होती है? ये वर्ड प्रोसेसर is a software that allows user to create, edit and print document। मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट से मुराद है मेरी किसी भी किस्म का रिटन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेटर क्रिएट करना चाह रही हैं, या आपने कोई मीमो क्रिएट करना है, या आपने कोई रिपोर्ट डिजाइन करनी है, आपने कोई एप्लीकेशंस लिखनी है, आपने कोई थीसिस लिखना है, तो ये इस किस्म की जो टेक्स्ट मटेरियल होता है इसे कहा, इस किस्म की चीजों को कहा जाता है रिटन कम्युनिकेशन या रिटन डॉक्यूमेंट कहा जाता है इनको। मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, अब डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, आपका वो मीमो वगैरह भी आ जाते हैं, लेटर्स भी आ जाता है, एप्लीकेशन भी आ जाती है। मतलब किसी भी किस्म का अगर आपको रिटन कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाह रही है तो उस मकसद के लिए आप जौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। मतलब ये कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की। सही है, जैसे हमारे वो प्रोग्राम होते हैं ना, गेमिंग के प्रोग्राम है, या हमारे वो मीडिया प्ले के प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह एक प्रोग्राम की कैटेगरी है जिसे कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। तो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं रिटन कम्युनिकेशन या रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। मगर आप किसी भी किस्म का कोई रिटन कम्युनिकेशन, जिसके मैं बार बार लफ्ज बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई लेटर बनाना है, या आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, या आपने कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी है, इस किस्म का मतलब किसी भी किस्म का कोई रिटन कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उस मकसद के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट प्रोग्राम मौजूद है उनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोग्राम है MS वर्ड। ठीक होगी बात जी। उसके बाद वर्ड पैड भी है, ओपन ऑफिस राइटर है, वर्ड परफेक्ट है। इसी तरह एक और MS ऑफिस का प्रोग्राम आता है ऑफिस 365 के लेवल से, ऑफिस 365, उसके अंदर भी MS वर्ड का प्रोग्राम मौजूद है, वो भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये बहुत सारे प्रोग्राम मौजूद हैं इस वक्त जो कि इस हवाले से इस्तेमाल होते हैं। मतलब उनका मकसद, इन तमाम प्रोग्रामों का मकसद एक ही है। ठीक है, मगर अगर हम बात करें तो इसके फीचर्स की, तो हमें फुली फीचर्स के साथ जो ज्यादा इजी है यूजर के लिए, या यूजर का जिसके ऊपर काम करना ज्यादा आसान है, तो वो हमारे लिए प्रोग्राम कौन सा है, MS वर्ड है, जो ज्यादातर ऑफिस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके जो विंडो आपके सामने खुलेगी जब हम MS ऑफिस का प्रोग्राम रन करेंगे, तो आपको जो विंडो नजर आ रही है इसका, या जो यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है, उसके कुछ लेबल्स हैं, उनको ध्यान में रखिएगा कि वो कौन सा लेबल क्या है और उसका मकसद क्या है। मतलब कि अगर आप सबसे ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे जो आइकन नजर आ रहे हैं, इस जगह के ऊपर जो आइकन हमें नजर आ रहे हैं, इसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक होगी बात। मतलब यहाँ भी आपको सेव का बटन है, अनडू का, और डिफरेंट बटन है जो यहाँ पे हम विजिबल या उसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला हिस्सा जहाँ पे हमें वो वर्ड के प्रोग्राम का नाम या हमारी फाइल का नाम डिस्प्ले हो रहा होता है, इसे कहा जाता है टाइटल बार। ठीक होगी बात। इसके बाद यहाँ पर देखें तो एक जगह पे लफ्ज आ रहा है साइन इन। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन क्रिएट किया हुआ है, तो आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वो यूजर नेम जहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे जस्ट साइन इन का लफ्ज ही नजर आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे आप उसको साइन इन करवा सकते हैं, मगर कौन से वाला साइन इन, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसके साथ उसको लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें नेक्स्ट आपको इस जगह के ऊपर जो चीज नजर आ रही है वो है हमारा शेयर। अगर आप वन ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप मेंबर के साथ उसको शेयर करवा सकते हैं यूजिंग शेयर ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखें तो हमें नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन नजर आती है
टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब अगर आपने कोई हेल्प लेनी है, कोई आपको हेल्प दरकार है तो आप यहाँ पे उसके मुताबिक उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है, आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको कोई समझ नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से उससे हेल्प ली जा सकती है। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें तो ये जो जितने भी आपको आइकन नजर आ रहे हैं, ये जो पहली पट्टी नजर आपको नजर आ रही है, ये जितने आइकन आपको नजर आ रहे हैं, इस एरिया को कहा जाता है रिबन। ठीक है, ये रिबन है जिसके ऊपर आपको डिफरेंट आइकन, मतलब जो कमांड्स हैं उनके आइकन जो हमें नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखें तो आपको जैसे यहाँ पर होम नजर आ रहा है, इसके साथ इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, ये सारी के सारी इन्हें कहते हैं टैब। आप जिस टैब को भी क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड कमांड आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। मतलब अगर आप इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड कमांड यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आप लेआउट को क्लिक करते हैं तो लेआउट से मुतल्लिका यहाँ पे कमांड आपके सामने विजिबल हो जाएगी। ठीक है बात। तो रिबन के ऊपर कमांड्स आ गई, कमांड्स के आइकन है, मतलब इस सारी चीज को क्या कहा जाता है, रिबन कहा जाता है। मैं एक चीज आपको यहाँ चले दिखाई देता हूँ, हम MS वर्ड का प्रोग्राम रन कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा था कि आपके पास मतलब किस्म के इसमें रिबन्स हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं इंसर्ट को क्लिक करता हूँ तो इस इंसर्ट के जैसे मैं इंसर्ट को क्लिक करता हूँ तो उससे रिलेटेड कमांड आपको रिबन के ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, डिजाइन को क्लिक करता हूँ तो डिजाइन से मुतल्लिका जो कमांड है वो विजिबल हो जाती है। अगर मैं मेलिंग को क्लिक करता हूँ टैब को, तो मेलिंग से रिलेटेड जो कमांड है, उस टैब से रिलेटेड जो कमांड है वो यहाँ पर विजिबल हो जाती है। ठीक होगी बात। होम को क्लिक कर ले तो होम से रिलेटेड जो कमांड है वो आपके सामने विजिबल हो रही है। सही होगी ना बात। और जैसे मैंने भी जिक्र किया था, यहाँ पर वो शेयर के हवाले से बात आ जाती है। तो नेक्स्ट उसमें क्या चीज है ये हमारे पास, देन यहाँ पर देखें तो ये जो पट्टी है नीचे वाली, इसे कहा जाता है जी, ये हमारा स्टेटस बार आ गया जी। ठीक होगी बात। और यहाँ पर ये जूम कंट्रोलर है, आप अपने डॉक्यूमेंट का जूम साइज बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। एक चीज यहाँ पर रह गई है, वो है हमारा ये आपको देखेंगे तो हर एक के साथ ये वाला आइकन, एक छोटा बड़ा आइकन नजर आ रहा है। ठीक है, ये जहां पर इस वक्त मेरा माउस है, तो यहाँ पर देखें तो ये आइकन नजर आ रहे हैं। इन आइकन को कहा जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। मतलब इससे क्या मुराद क्या है कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखें मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स खोलना चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा। ठीक होगी बात जी। तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहलाता है। सही है, तो ये बेटा इसका इंटरफेस आ गया। जूम साइज से मुराद मेरी क्या है, यहाँ पे देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो जूम होता है बेटा वो 100 होता है। ठीक होगी बात। डिफॉल्ट जूम कितना होता है, 100 का होता है। ठीक है, जूम क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट का को व्यू करके देखते हैं, या उसको छोटा करके देख लें या उसको बड़ा करके देख लें। ठीक है, मगर आपका एक्चुअल डॉक्यूमेंट वही होगा जो बैकएंड पे है। ठीक है, सिर्फ आपका जूम साइज छोटा बड़ा करके उसको देख रहे होते हैं। तो इसका जो मिनिमम बेटा जूम होता है, आप इसको मिनिमम कहां तक ला सकते हैं, वो 10% तक ला सकते हैं। सही है, और मैक्सिमम जूम साइज कितना बड़ा कर सकते हैं, 500 तक ला सकते हैं। ठीक है, 500% तक आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मगर नॉर्मल साइज कौन सा है जिसका, वो इसका 100 है। ठीक होगी बात। डिफॉल्ट और नॉर्मल जो है वो क्या है, इसका 100 है। 100 से कम करेंगे तो आपका जूम साइज छोटा होना, डॉक्यूमेंट शेयरिंग होना छोटा होना शुरू हो जाएगा। उससे बड़ा करेंगे तो आप उसको बड़ा करके व्यू करके उसको देख रहे होंगे। मगर नॉर्मल साइज कौन सा है, वो 100 है। ठीक होगी बात जी। लेट्स से जी अब हमने ये देख लेते हैं कि हमने MS वर्ड का प्रोग्राम अगर रन करना है तो उसके हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं, या हम कितने तरीकों से उसको ओपन कर सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पर आइकन नजर आ जाता है स्टार्ट के ऊपर, या अगर हम यहाँ जाएं तो इस मेन्यू के अंदर रहते देखना चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट के ऊपर देखेंगे तो हमें, सही है, यहाँ पे वर्ड असिस्टेंट का प्रोग्राम आइकन हमें नजर आ रहा है। दूसरा है कि अगर आप इसको सर्च करना चाहें, ठीक है, तो सर्च के ऊपर यहाँ आके लफ्ज लिख दें जी। क्या लिखा जाएगा जी, लफ्ज विन वर्ड। ठीक है, देखिए मैंने लफ्ज विन वर्ड लिखा है तो ये मेरे सामने उसको प्रोग्राम को ओपन कर देगा उसको। ठीक होगी बात। ये तभी मतलब आप शॉर्टकट है कि अगर आपको आइकन नजर नहीं आ रहा तो सर्च के अंदर जाके वहां पे लफ्ज लिखते हैं, क्या कौन सा लफ्ज है, विन वर्ड लिखकर एंटर करेंगे तो तभी आपके सामने ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने ये चीज लेके आ रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट, अगर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ब्लैंक को क्लिक कर दें।
अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, आपको किसी टेम्पलेट से होते हैं ना, मोबाइल के अंदर एसएमएस होती हैं, आप एक एसएमएस बना रहे हैं या बनी बनाई एसएमएस मौजूद होती हैं, आप वहां पे जैसे उसको ओपन करते हैं, उसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग की और एसएमएस बना के भेज दी, ठीक है ना, तो वो उसे क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहा जाता है। तो यहाँ इसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सीवी क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता, मेरे पास कुछ बना बनाया चीज मौजूद है, मैं बाद में उसमें अपने लिए अल्ट्रेशन करूंगा और अपना सीवी जो है उसको क्रिएट कर दूंगा, ठीक है ना बात। तो बने बनाए डॉक्यूमेंट्स का नहीं मतलब टेम्पलेट्स के साथ हमें ये फायदा मिल जाता है। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने अपनी मर्जी से ही बनाना है, बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करना है, तो फिर हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, आपके सामने देखें ये पेज आपके सामने विजिबल हो गया, और इस पेज के अंदर देखें तो यह एक लाइन है जो ब्लिंक हो रही है, इसे कहा जाता है कर्सर कहा जाता है, कर्सर या इसको इंसर्शन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक होगी बात जी। और ये आपका रूलर बार है बेटा, रूलर बार के ऊपर आपको ये पेज का अंदाजा हो जाता है कि हमारे पेज का साइज क्या है या पेज हम कितना एरिया इस्तेमाल कर चुके हैं। एक आपको रूलर बार यहाँ विजिबल है और दूसरा रूलर बार आपको यहाँ पर देखें हमें नजर आ रहा है, ठीक होगी बात जी। अब बेटा हमें वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है जिसे हम वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कहते हैं, ये हमें डिफरेंट फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। यूजर की आसानी के लिए बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं इसके अंदर कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, अल्फाज को फॉर्मेट कर सकते हैं, अल्फाज को साइज दे सकते हैं, और बहुत बड़ा फीचर है इसका जिसे हम स्पेल एंड ग्रामर मिस्टेक के हवाले से कर देते हैं। मतलब यूजर की आसानी के लिए उन्होंने स्पेल एंड ग्रामर के हवाले से एक फीचर दिया हुआ है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए अगर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, हम जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, हमने जब भी सेंटेंस हमारा लिखा जाएगा तो उसका जो सेंटेंस हमेशा जो पहला वर्ड है, उसका जो पहला कैरेक्टर होता है वो हमेशा अपर केस में होता है, ऐसा ही है ना। मतलब आपने कोई फिक्रा लिखना शुरू किया है, उसका जो पहला कैरेक्टर हो, पहले वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होता है वो हमेशा अपर केस में लिखा जाता है। बस फर्ज करें मैं यहाँ पर मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ और मैंने देखा लफ्ज दिस लिखा है, और गलती मेरी ये है कि मैंने दिस के जो शुरू का जो टी है उसका मैंने अपर केस में नहीं किया, ठीक है। मगर जैसे मैं स्पेस बार दबा के आगे जाता हूँ वो क्या कर रहा है, उसने ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये उसने इसका एक फीचर इसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। ये ऑटो करेक्ट का फीचर है कि बाज़ का कुछ गलतियां ऐसी हैं कि वो उन गलतियों को बजाय निशानदेही करने के वो उनको ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक कर देता है, ठीक है। नहीं मैंने गलती कर दी, रेड लाइन आ गई इसके नीचे। रेड लाइन इंडिकेट करती है बेटा स्पेल मिस्टेक, कि आपने जो लफ्ज लिखा हुआ है उसके स्पेलिंग गलत है, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि BOA के, लेकिन लफ्ज आपने लिखा है ये लफ्ज गलत है, इसके स्पेलिंग गलत है। अब उस गलती बताने के साथ साथ क्या करता है कि आप उस लफ्ज के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपको बता रहा है कि लफ्ज कहता है या तो बुक होगा या बीक होगा या बो होगा या बूट होगा या बोर होगा, आपने कौन सा लफ्ज लेना है। मतलब मैं कहता हूँ ये मेरा लफ्ज बुक है जी। अब इसी तरह बेटा सम टाइम ऐसा होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लफ्ज लिख देता हूँ, अब यहाँ पर देखें तो उसने एक ग्रामर मिस्टेक मुझे बता दी है। कह रहे यहाँ पे जब आप जो लिखा हुआ है व्हेन और एवर के दरमियान में क्या किया हुआ है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, कहता है नहीं क्या करो इसको, यहाँ पर इसको लफ्ज को इकट्ठा लिखो, ठीक है। अब मैं इसी तरह देखें यहाँ पर पे रिपीट का आ रहा है लफ्ज, देखें डिलीट रिपीटेड वर्ड। अब यहाँ पर एक वो ग्रामर मिस्टेक के हवाले से होता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर वो लफ्ज हमारी ग्रामर मिस्टेक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी इसकी। मतलब ये एक फीचर है इसका स्पेलिंग मिस्टेक के हवाले से, ग्रामर मिस्टेक के हवाले से, जिससे हमें आसानी पैदा होती है, हमें यूजर को ये आसानी पैदा करवा देता है कि आपने यूजर को काम करना जरा आसान हो जाता है इसलिए, ठीक होगी बात जी। अब इसमें बेटा काम करते वक्त आप लोगों ने जिस तरह भी जैसे भी लफ्ज आप लोगों ने लिखने हैं, काम करना है, डॉक्यूमेंट लिखना है, तो काम करते वक्त बेटा एक ख्याल रखिएगा कि जब एक लफ्ज फिक्रा आप जब लिख लेते हैं तो फिक्रा जब एक लाइन एक लिखते हुए आप लाइन के आखिर तक जाती हैं तो आपने
नेक्स्ट लाइन के लिए इंटर की का इस्तेमाल ना करें। ठीक है बात, मतलब ये क्या होता है कि इसका एक फीचर है टेक्स्ट रैपिंग का कि जब एक लाइन कंप्लीट होती है तो ये नेक्स्ट लाइन को ऑटोमेटिकली खुद क्रिएट करता है। ठीक है बात, नेक्स्ट लाइन ये ऑटोमेटिकली खुद बनाता है, हमें नेक्स्ट लाइन क्रिएट करने के लिए इंटर की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सही है ना बात है। तो बिला वजह इंटर की का इस्तेमाल करने से गुरेज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका बेसिक फॉर्मेटिंग है बेटा वो सारी की सारी पैराग्राफ की बुनियाद पे है। और यहाँ पैराग्राफ की कंप्लीटिंग कहाँ होती है कि जहाँ पे आप इंटर की इस्तेमाल कर देते हैं वहां पर पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप बिला वजह बगैर जरूरत इंटर की प्रेस करते रहेंगे, मतलब हर लाइन के आखिर में जाके इंटर की दबाएंगे, तो नतीजा उसका क्या होगा कि फिर आपकी जो फॉर्मेटिंग है अलाइनमेंट के हवाले से या पैराग्राफ अलाइनमेंट के हवाले से या पैराग्राफ के हवाले से जो फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी डिस्टर्ब होगी। ठीक है बात, तो फिर आपको उससे वो जो प्रॉपर रिजल्ट जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट जो है नहीं कर पाएंगे। तो बिला वजह बिला जरूरत इंटर की का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है बात जी। लेट्स सी, मैं जैसे दोबारा वही लफ्ज देख लेता हूं। नहीं जी, मैंने कुछ अल्फाज आपके सामने लिख लिए हैं। ठीक है बात। अब इन अल्फाज को मैंने क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं उसके बाद इसको फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ। मतलब मैंने उसको मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग, मैंने इसका फाउंड सेट करना है या फाउंड के हवाले से मुझे काम करना है। तो लेट, अब इसमें एक चीज़ होती है बेटा कि आपने जब डाटा को फॉर्मेट करना होता है या आपने जो भी अल्फाज लिखे हैं उनको फॉर्मेट करना है या उनकी फॉर्मेटिंग करनी है, फाउंड साइज तब्दील करना है, फाउंड तब्दील करना है, उस हवाले से अगर आपने कुछ चेंजिंग करनी है या कोई उसको फॉर्मेटिंग करनी है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है ना बात, कि आपने अल्फाज को सिलेक्ट कैसे करना है या अल्फाज किस तरह सिलेक्ट किए जाएंगे। सही है, तो उसके लिए सबसे जरूरी पहले होता है, देखिए मैं फर्ज करें मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो एक तो तरीका यह है कि मैं माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखूँ और उसके बाद इसी तरह उसको सारे डाटे को मैं हाईलाइट कर लूँ। ठीक है ना बात, दोबारा देख लें, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ और नीचे इसी तरह माउस लेके आता हूँ, तो मेरा ये अल्फाज ये लाइनें सारी जो मैंने उसको सिलेक्ट कर ली। दूसरा तरीका क्या है कि मैं माउस को इसके देखिए ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं मार्जिन एरिया। ठीक है, ये जो इस मार्जिन एरिया के अंदर रहते हैं, देखिए माउस को मैं इस साइड पे लेके आता हूँ लाइन के शुरू में, तो मैं जस्ट एक दफा ही क्लिक करता हूँ तो मेरी क्या करता है पूरी लाइन सिलेक्ट कर देता है। चलिए मैं अब माउस को दबा के रखता हूँ और इसी अंदाज में नीचे की तरफ जाता हूँ, तो तब भी ये मेरी अल्फाज की सिलेक्शन जो है वो, ठीक है ना, वो सिलेक्शन हो रही। उसके बाद देखिए तो हमारे पास इससे ज्यादा आसान मेथड है। फर्ज करें मैंने ये लफ्ज बुक का सिलेक्ट करना है, तो एक तो तरीका देखिए ये है कि मैं लफ्ज बुक के ऊपर इस तरह माउस को हाईलाइट करता जाऊं, लेफ्ट का बटन दबा के रखूं। दूसरा तरीका क्या है, जस्ट 2 दफा क्लिक कर दो लफ्ज के ऊपर, 2 दफा क्लिक कर दो या 2 टाइम क्लिक कर दो। जैसे मैं यहाँ पे दिस है, मैं इसको 2 दफा क्लिक करता हूँ तो क्या उसने उसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं 2 दफा क्लिक कर देता हूँ तो ये उसको सिलेक्ट कर देगा। सही है ना बात। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर रहते हुए 3 दफा क्लिक कर दूं तो क्या कर रहा है वो पूरा पैराग्राफ जो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब वर्ड के ऊपर 2 दफा क्लिक करेंगे तो लफ्ज सिलेक्ट होता है या वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, और अगर आप पैराग्राफ के ऊपर 3 टाइम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, तो पूरे का पूरा पैराग्राफ हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सही है बात जी। तो ये ले जी, अब इसी तरह एक और तरीका कार होता है कि मैं अगर कंट्रोल की दबा के रखता हूं, ठीक है, देखिए मैं अगर पूरा पैराग्राफ के ऊपर 3 दफा क्लिक कर रहा हूं तो क्या होता है पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल की दबा के रखूं और किसी भी सेंटेंस के ऊपर क्लिक कर दूं तो क्या किया उसने, उस सेंटेंस को देखो उसने सेलेक्ट किया। देखिए सेंटेंस कहां से शुरू हुआ और कहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, दोबारा देख लें, कंट्रोल की मैंने दबा के रखी, जिस भी सेंटेंस पे क्लिक कर दूंगा वो क्या करेगा, वो सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है ना बात। तो ये हमारे पास पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस को सिलेक्ट करने का आसान मेथड है। मतलब कौन सा मेथड है ये, कंट्रोल की दबा के रखें और फिगर के ऊपर एक दफा क्लिक कर दें,
तो जो एक सेंटेंस है, चाहे वो एक लाइन का है, चाहे वो 2 लाइनों का है, चाहे वो 4 लाइनों का, चाहे वो सिंगल लाइन का, चाहे वो आधी लाइन का, उसने उस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना बात। तो सेंटेंस की सिलेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने 3 चीजें जिक्र की है, 2 दफा क्लिक करेंगे तो लफ्ज सिलेक्ट हो जाएगा, 3 दफा क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल की को दबा के रखेंगे तो सेंटेंस पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात जी। अच्छा चलें, अब मैंने ये है जी कि मैंने ये जो फिक्रा मैंने लिखा था, मैं इसका जो फाउंट है वो तब्दील करना चाह रहा हूं। फाउंट इस वक्त कौन सा है इसका? कैलेबरी है जी। डिफॉल्ट फाउंट है कौन सा इसका? कैलेबरी है। और फाउंट साइज कितना है इसका? 11 है। आप यहां से बेटा कोई भी फाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, एज पर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने किस फाउंट को फॉलो करना है। ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो बेटा ऑफिस रिक्वायरमेंट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, या बुक देखते हैं, प्रिंटेड बुक्स देखते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल फाउंट इस्तेमाल होते हैं बेटा, वो 3 फाउंट हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनमें टाइम रोमन, कैलेबरी और एरियल। ये 3 फाउंट हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। टाइम रोमन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है बात। इसके अलावा ये डिफरेंट फाउंट दूसरे भी हैं, मतलब ये अगर आप एरियल इस्तेमाल करना चाहें, या अगर आप इसी अंदाज में कैलेबरी फाउंट इस्तेमाल करना चाहें, तो ये डिफरेंट किस्म के फाउंट जो है वो मौजूद हैं। आप इनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो सा फाउंट भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से बेटा उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। मगर बाद में फिर वही बात कर रहा हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हवाले से। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो उसमें जो ज्यादा सॉफ्टवेयर हमारा या जो ज्यादा फाउंड इस्तेमाल होता है वो एरियल है, या टाइम रोमन है, या कैलेबरी है। ये 3 तरह के जो फाउंड है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक होगी बात जी। इसी तरह उसके बाद है हमारा क्या है जी, आगे कौन सा आता है ये हमारा फाउंड साइज। फाउंड साइज कितना है इस वक्त? 11। आप यहां से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई सा भी फाउंड जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर अगेन डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करें, तो बेटा हमारा जो डॉक्यूमेंट है या जितना डाटा लिखा जाता है वो नॉर्मली तकरीबन 11 से 12 का जो फाउंड है उसके अंदर लिखा जाता है। मगर यह है कि अगर आपने हेडिंग्स इस्तेमाल करनी है तो बेटा हेडिंग जो है वो तकरीबन 16 के अंदर लिखी जाती है। ठीक है। सब हेडिंग 14 के अंदर लिखी जाती है। टाइटल जो है वो तकरीबन 18, 20, 22 का टाइटल या 24 का भी टाइटल दे देती है। बाकी अगेन ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है उस हवाले से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं तो बेटा लेटर्स के अंदर हेडिंग्स जो है वो 14 की इस्तेमाल हो जाती है, जो फाउंट है वो तकरीबन 12 का इस्तेमाल हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। बुक की अगर किताब की बात करें, या अगर हम थीसिस की बात करें, तो वहाँ पे कुछ सेटिंग हमारी कुछ और हो सकती है। मगर लेटर एप्लीकेशंस के अंदर ये 14-12 का फाउंट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना बात। तो ये मतलब आपके डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ठीक है ना। अब इसी तरह अगर मैं आपके सामने वही प्रेजेंटेशन फाइल आपके सामने खोलूं, तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं ये जैसे ये इंट्रोडक्शन का लफ्ज लिखा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन का फाउंट यहाँ पे कितना रखा हुआ है? 60 का है। ठीक है ना। ये डिपेंड, मैं बात वो कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, डिपेंड कर रहा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट क्या बना रहे हैं, या आप क्या चीज क्रिएट कर रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप उसके मुताबिक इसका इस्तेमाल होता है। सही है ना बात जी। उसके बाद आता है हमारे पास इसका फाउंट साइज। फाउंट साइज को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास इन्होंने एक आइकन ये भी दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करते हैं जाए, फाउंट देखें साथ साथ तब्दील होता जाएगा। ठीक है बाजी। और इसको क्लिक कर देंगे तो क्या होगा? फाउंट साइज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक होगी बाजी। इसी तरह अगर आपने चले मैं एक हेडिंग बना लेता हूं यहाँ पर। नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट की ये हेडिंग है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं इसको बोल्ड भी कर रहा हूँ। बोल्ड से बता क्या होगी, इसकी थिकनेस बढ़ गई है। अब नीचे डाटे को देखें और इसके डाटे को देखें, इसकी थिकनेस ज्यादा है उससे, ऐसे ही है ना। चले मैं इसको कर देता हूँ, ये मेरा टाइम रोमन में है, ये मैं इसको फाउंड ले जाता हूँ, इसका ये 16 का फाउंड कर दिया हमने इसको। ठीक है। और साथ हम इसकी थिकनेस बढ़ा दी इसके साथ ही बोल्ड के साथ। देखिए आप इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर रहे हैं तो थिकनेस बढ़ी, इसी को क्लिक करेंगे तो थिकनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है। मतलब इसी के साथ ये 2 काम हो रहे हैं। ठीक है। मतलब इसी के साथ इसने अल्फाज को यहीं से आप बोल्ड करेंगे उसको, और यहीं से उसकी बोल्ड जो है उसको खत्म किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस किस्म की जो कीज होती है टोगल कीज कहा जाता है।
टॉगल कीज, मतलब उसी के ऊपर ही काम हो रहे हैं हमारे। तो इसको क्लिक करके हम इसको बोल्ड थिकनेस बढ़ा लेंगे, इसी के साथ ही आप उसके थिकनेस को खत्म कर लेंगे। और यही काम अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो उसकी शॉर्ट की यहाँ पे देखें मेंशन कर रहा है, वो कौन सी है जी, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी के साथ आप उसको बोल्ड को बढ़ा भी बोल्ड भी कर रहे हैं, उसको दोबारा क्लिक करते हैं तो बोल्ड इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है बात जी। लेकिन मैं इसका सबका जो फाउंट है उसको कर लेता हूँ यहाँ पर जी, वो टाइम रोमन फाउंट को भी यहाँ पे 12 कर देता हूँ। ले जी, इसके साथ मैं यहाँ पर ले आता हूँ ये इटालिक जी। इटालिक से क्या हुआ है, अल्फाज थोड़े से तिरछे हो गए, ठीक है ना। और इसी तरह आप इसको खत्म करना तो क्या है, अब इसको वहां से उसको दोबारा वहीं से क्लिक कर दें। और इसकी शॉर्ट की कौन सी है जी, कंट्रोल प्लस आई। ठीक होगी बात जी। फाउंट साइज इंक्रीज करने की शॉर्ट की कौन सी है जी, यहाँ पे देखें तो आपको इंडिकेट कर रहा है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है जी, कंट्रोल प्लस लेस देन का साइन। इनके साथ ही आप इसको फाउंट को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, शॉर्ट की इसके ऊपर मेंशन की हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखें मेंशन कर रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, इसके साथ भी आप फाउंट्स को साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकते हैं, शॉर्ट की डिफाइन की हुई है सारी। यानी इसके साथ देखें तो बेटा आपके पास एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या है जी कि आपने डॉक्यूमेंट को नीचे जैसे हमने उसको बोल्ड हेडिंग बनाई हुई है, आप इसके नीचे एक लाइन लगाना चाह रहे हैं तो देखिए इसके नीचे एक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। सही है, अगर आपने लाइन को खत्म करना है दोबारा इसको क्लिक कर दें, लाइन खत्म हो जाएगी। अगर आपने किसी और स्टाइल की लाइन लगानी है, देखें यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का आपको लाइनें नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये डबल लाइन इस्तेमाल करनी है तो आप डबल लाइन इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इसी तरह नीचे देखें तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन के कलर जो है वो नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मैंने रेड लाइन की अंडरलाइन लगानी है, रेड कलर की, देख लें रेड कलर की अंडरलाइन हो गई। सही है, और अगर इसी तरह अगर आपने इसको अंडरलाइन को खत्म करना है तो क्या करें, किसी यू को दोबारा क्लिक कर दें तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास ये वाले अंडरलाइन के, आप जो सा भी स्टाइल यूज करना चाहें। डिफॉल्ट बेटा हमारा यही होता है। सही है, अब डाटे को बोल्ड करना या डाटे को अंडरलाइन करना, ये बेटा हम ये काम वहां पर करते हैं जहां पे आप डाटे को प्रोमिनेंट या डाटे को हम प्रोमिनेंट शो करवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, और इटैलिक का इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पे हम डाटे को कोई कोटेशन लिखी जा रही है या आपने कोई कोटेशन लिख रहे हैं तो वहां भी आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सही है ना बात है। और जहां डाटे को हेडिंग देनी है या डाटे को हमने प्रोमिनेंट करना है तो वहां पे बोल्ड और अंडरलाइन का जो है या अकेला बोल्ड या अकेला अंडरलाइन या दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। उसका ये रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब अगेन डिपेंड करता है आप इसको कहाँ यूज करना चाह रहे हैं। और इसी तरह टेक्स्ट के हवाले से एक चीज होती है हमारी, उसे क्या कहा जाता है, ये हमारा उसका कलर है। फॉर एग्जाम्पल आप टेक्स्ट को जो भी कलर देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड करना है तो ये अल्फाज को कलर जो है उसको तब्दील किया जाता है। अब देखिए मैं फाउंड से बेटा जो बातें हमारे पास है, फाउंड में हमारे पास फाउंड है, उसके बाद फाउंड का साइज है, फिर उसके बाद फाउंड का स्टाइल होता है। फाउंड स्टाइल में दो चीजें हैं, बोल्ड और इटैलिक। ठीक है बात। अब देखो मैं एक चीज बात को समझिएगा। अब देखें जैसे मैं यहाँ पर मैं दोबारा डाटा लिख लेता हूँ। अब अगर आप इस डाटा को बेटा देखें तो बेटा ये डाटा हमारा नॉर्मल फॉर्म में है, ना ये बोल्ड है और ना ये इटैलिक है। ठीक है, तो ये स्टाइल का कौन सा हिस्सा है, ये रेगुलर है। ये फॉन्ट का स्टाइल कौन सा है, रेगुलर है। फाउंड स्टाइल कौन सा है, रेगुलर। अच्छा, अब मैंने ये फाउंड स्टाइल में मैंने आके क्या किया, मैंने यहाँ पे उसको सिर्फ बोल्ड कर दिया। अब कौन सा हो गया, ये बोल्ड हो गया। अच्छा, मैं बोल्ड खत्म करके मैंने उसको सिर्फ इटैलिक कर दिया। तो पहला हो गया हमारा रेगुलर, सेकंड हो गया बोल्ड, थर्ड हो गया इटैलिक और फोर्थ हो गया बोल्ड इटैलिक। ठीक है, तो ये चार फाउंड स्टाइल है। फर्स्ट वन रेगुलर, बाय डिफॉल्ट ये रेगुलर होता है, मतलब डाटा हमारा ना बोल्ड है और ना इटैलिक है। ठीक है, सेकंड क्या चीज है इसके अंदर, बोल्ड, डाटा को हमने बोल्ड कर दिया। ठीक होगी बात। तीसरी चीज क्या आ गई जी, इटैलिक है जी। ठीक होगी बात। और चौथी चीज क्या है, बोल्ड इटैलिक, डाटा हमारा बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। तो ये चार हमारे फाउंड स्टाइल होते हैं। तो एक चीज आ गई हमारा फाउंड आ गया, उसके बाद फाउंड का साइज, देन उसके बाद फाउंड स्टाइल, एंड देन फोर्थ क्या चीज आ गई, फाउंड कलर आ गया इसके। सही है, तो ये चार चीजें हैं, बेसिक चीजें इसके अंदर, फाउंड साइज, फाउंड स्टाइल एंड फाउंड कलर। अब हमने जो कुछ भी कर लिया, करने के बाद कहते हैं जी हमने जितनी फॉर्मेटिंग की है हमने वो खत्म करनी है। अब जस्ट इसको क्लियर को क्लिक कर दें, आप जितनी फॉर्मेटिंग डाटा पे की थी सारी की सारी वो खत्म हो जाएगी। ठीक होगी बात जी।
और अगर कहेंगे नहीं भाई मैंने काम गलती से कर लिया है, तो बेटा यहाँ पर देखें तो ये आइकन आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, अनडू। इसे क्लिक कर दें, वो काम रिवर्स हो जाएगा। सही है, चलिए मैं दोबारा इसको फिर उसे क्लिक कर देता हूँ। जी मैंने काम कर लिया। काम करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको फाइल को सेव करना है। ठीक है, मैं सेव करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, ये वाले कंट्रोल एस शॉर्ट की है, यहाँ पे सेव का बटन है, यहाँ पे कर दें या फाइल को क्लिक कर लें तो यहाँ भी आपको सेव का बटन हमें नजर आता है। जस्ट मैंने सेव को क्लिक किया तो ये मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि बताएं अपने फाइल को कहाँ सेव करनी है। अब देखिए यहाँ पे बेटा आपको वन ड्राइव नजर आ रही है, तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस है वो रखा हुआ, मैंने उसको कन्फिगर किया हुआ है मैंने वन ड्राइव को। तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने वन ड्राइव के अंदर सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे सेव कर लें। अगर आपने, मैं फिर बात ये कर रहा हूँ, अगर आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो तब आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होती है। सही है, अगर आपने यही इसी कंप्यूटर में सेव करना है तो बेटा मैं ब्राउज को क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, मुझसे मांग रहा है डिमांड की आपने फाइल को कहाँ सेव करना है। अगर मैं लोकेशन नहीं डिफाइन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव कर रहा है, देखिए दिस पीसी के अंदर कहाँ पे कर रहा है, डॉक्यूमेंट। अब जी बेटा वो सेव एज होगा उसके साथ, वो मैं भी डिस्कस करता हूँ सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप लोकेशन नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो कहाँ सेव कर रहा है, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में। अगर आप अपनी मर्जी की लोकेशन डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डेस्कटॉप। चलिए मैं फिलहाल इसे करता हूँ डेस्कटॉप में फाइल को सेव करता हूँ। मैं इसको फाइल को रख लेता हूँ, इसका नाम दे लेता हूँ ये फर्स्ट लेक्चर। जी अब देखिए यहाँ पर फाइल का नाम जो है वो आ चुका हुआ है, और किस नाम से फाइल आ रही मेरी, फर्स्ट लेक्चर। ठीक होगी बात, मैंने फाइल को इसी नाम से सेव किया हुआ। अब देखिए बेटा बात है कि जब हमने फाइल को पहली मरतबा सेव किया था तो उसने क्या किया, मैं जब सेव को क्लिक किया तो उसने मुझसे क्या किया, फाइल का नाम डिमांड किया कि आपने फाइल को किस नाम से और कहाँ सेव करना है। चले काम मैंने कर चुका हूँ फाइल को सेव। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने अब मजीद इसके अंदर कुछ एडिटिंग शुरू कर देता हूँ, मैं मजीद इसके अंदर डाटा लिख देता हूँ। अब मैं करने के बाद जब दोबारा सेव को क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी डाटा उसी फाइल के अंदर सेव हो रहा है। अब मुझसे वो डिमांड नहीं कर रहा कि मेरे फाइल को कहाँ सेव करना है या फाइल का नाम क्या रखना है। नहीं जी, मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। फिर को क्लोज कर लिया, मेरी फाइल कहाँ सेव हुई है, यहाँ पर ये फर्स्ट लेक्चर। चलिए मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ दोबारा, यही फाइल मेरी ओपन हो गई है। अब मैं मजीद इसके अंदर जो भी काम करना चाहता हूँ वो काम करता हूँ इसके अंदर। नहीं, मैंने डाटे को जो भी कोई फॉर्मेटिंग कर दी, उसको बोल्ड कर दिया, इसका वो कलर चेंज कर दिया, फाउंट साइज इंक्रीज कर दिया, मैंने जो भी इसके अंदर काम कर रहे थे काम कर दिया। ठीक है, काम क्या किया मैंने, फाइल को दोबारा सेव कर दिया, जो डाटा मैंने काम किया था सारा इसके अंदर सेव हो गया। मतलब आपने उसी जितनी भी एडिटिंग की या जितना भी नया डाटा लिखा या डाटे को खत्म कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ले जी मैं कुछ डाटा खत्म भी कर देता हूँ, मैं अगेन सेव को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वो सारा कुछ मेरी इसी फाइल के अंदर सेव होता जा रहा है। अब वहां एक दूसरी मैंने एक लफ्ज अभी बोला था सेव एज का, सेव एज का इस्तेमाल कहाँ होता है। अब फर्ज करें मेरे पास ये एक फाइल मौजूद है, सही है, और मैं इसी फाइल की बुनियाद पे एक और फाइल बनाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल चले मैं एक काम करता हूँ, आपको मेरी चीज़ आप शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बात को समझेंगे। मैं नहीं, मैं एक सीवी पड़ा है मेरे पास, ये मेरा सीवी है। ठीक है बात। अब फर्ज करें कि मैं कोई मेरे पास आप आते हैं या कोई और दोस्त आ गया कि साहब मुझे वो एक सीवी बनाना है। ठीक है, सीवी मेरे पास पहले से बना हुआ है, पड़ा हुआ है मेरे पास। अब एक तरीका ये है कि मैं पूरा डॉक्यूमेंट नए सिरे से बनाऊं। ठीक है बात। दूसरा तरीका ये है कि चलो मैं इस तरह करता हूँ, मैं अपनी इस फाइल को खोलता हूँ और मैं ये क्या करता हूँ, मैं फाइल को सेव एज करके इसी डॉक्यूमेंट को एक और नाम से सेव करवा देता हूँ, मतलब एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। चलो मैंने उसका नाम रख लिया, ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसका मैं नाम रख लिया ये टेस्ट सीवी। मैं कुछ भी कोई फाइल को जो भी किसी भी नाम से सेव करना चाहता हूँ। इसकी शॉर्ट की है बेटा F12 सेव एज की। दोबारा देख लें, मैं F12 को प्रेस करता हूँ तो ये मेरे सामने उस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा सेव एज को। ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ चुका हूँ।
मैं अब उसको जिस भी नाम से फाइल को सेव करना चाहता हूँ और जहाँ भी सेव करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इस फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दूँ। करके मैंने फाइल को सेव करवा लिया। देख लीजिए कि नई फाइल बन चुकी हुई है, CV के नाम से फाइल आ चुकी हुई है। अब इस फाइल के अंदर जो मैं तब्दीली करना चाहता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के, देख लें फाइल का नाम क्या आ रहा है, CV, वो मेरी फाइल अलग से सेव है। अब वो फाइल मेरी ये बन चुकी हुई है। अब वो उस बंदे का जो भी नाम था, फॉर एग्जाम्पल उसका जो भी उसका XYZ जो भी उसका नाम था, वो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दूंगा, उसकी जो तस्वीर यहाँ पे होगी वो तस्वीर लगा दूंगा, जो भी उसकी तब्दीलियाँ करनी तब्दीली करके एक नया डॉक्यूमेंट बन गया। तो इन कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज। मतलब कि सेव और सेव डेटा यही फर्क होता है कि सेव एज का इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसकी बुनियाद पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना जा रहे हैं, ठीक है, एडिटिंग करके आप उस नाम से उस डाटे के साथ एक नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी शॉर्ट की है F12। जबकि सेव का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपने फाइल को सेव कर लिया जाना, उसके बाद आपने जितनी भी एडिटिंग की है आप वो तमाम तर एडिटिंग उसी फाइल के अंदर ही सेव कर रहे हैं, तो उस मकसद के लिए फिर हम सेव का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगी बात है। तो ये सेव और सेव एज के अंदर बुनियादी फर्क होता है। तो बेटा ये मेरा आप लोगों के साथ आज का लेक्चर था। यकीनन है आप लोगों को काफ़ी हद तक बातें समझ आ गई होंगी। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा मुझसे पूछ सकता है यहाँ पर।